हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कक्षा केंद्र। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5 रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स यानी कि 5 तरह की रिट की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस टैगलाइन के माध्यम से, एसेंशियल टूल फॉर अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इन रिट्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको बनाए रखने में, उसको अपहोल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मेरा नाम है, जैसा स्क्रीन पर लिखा है, अभिषेक बिश्नोई। प्यार से आप मुझे कहते हैं पीएम सर। तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं आज फिर एक वीडियो लेके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कौन कौन सी हैं ये 5 रिट्स? तो सामने आपके बोर्ड पे साफ साफ लिखा है। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्स्योरी और फिफ्थ और लास्ट है क्यो वारंटो। अब ये क्या नाम है, क्या इनका मतलब होता है, क्या इनके यूसेज हैं, कौन क्या करता है इनके बारे में, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद हमने आपके लिए क्या लिखा है, देखिए, वाई दिस वीडियो। अरे भाई, अरे सर, इतनी सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, क्यों आपकी वीडियो देखनी है? यही तो बात समझानी है पहले आपको। पढ़ेंगे तो हैं ही हम, लेकिन पहले समझिए ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो मैंने यहां पे लिखा है अंडरस्टैंड द 5 रिट्स प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस वीडियो में हमने आपको इन 5 रिटों से जुड़ी सारी वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस वीडियो में लेके आए हैं, जो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाली है, क्वेश्चन लिखने में काम आने वाली है। और इसी के साथ साथ ये चूंकि एक की टॉपिक है पॉलिटी का, जो दूसरे एग्जाम्स के साथ साथ यूपीएससी के पॉलिटी पार्ट में आपको बहुत काम आएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले इन रिट्स को एक तरह से मोटा मोटा समझ लेते हैं। क्या है ये? रिट्स आर फॉर्मल ऑर्डर्स इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू इन्फोर्स राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। मतलब ये रिट्स जो हैं फॉर्मल ऑर्डर होते हैं, इनको एक नाम दिया गया है रिट, लेकिन ये होते क्या हैं? ये कोर्ट के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर होते हैं, बट नॉट ऑर्डिनरी कोर्ट्स, हायर कोर्ट। अब इंडिया में चूंकि क्या है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें हायर कोर्ट्स कौन होते हैं? अब सोचो जरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट इशू कर सकता है। कौन इशू करेगा? हायर कोर्ट्स। इट मींस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 32 और 226 में किए गए हैं। 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोविजन है और 226 में हाई कोर्ट्स के लिए प्रोविजन है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। अरे सर, कैसा नाम है ये? कुछ अजीब सा है ना। हिंदी में ऐसे नाम तो नहीं होते हैं हमारे यहाँ। तो रक्षा, अधिकार, आक्रमण, बचाव, इस तरह के, न्याय संहिता, भारतीय, इस तरह के नाम होते हैं। एक्चुअली ये नाम जो है इसका लैटिन लैंग्वेज का नाम है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हैव द बॉडी, हैव द बॉडी। अब इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है उसके हिसाब से आपके दिमाग में क्या आया? किसी की बॉडी को, किसी के शरीर को लाने की बात चल रही है। भाई किसका शरीर? अगर किसी के शरीर को लाने की बात चल रही है, इसका मतलब उसका शरीर वहां पे नहीं है। तो क्या हो सकता है? उसको क्या किया गया? किडनैप किया गया है, उसको डिटेन किया गया है। और वो डिटेंशन कैसी होगी? वो डिटेंशन होगी आपकी अनलॉफुल्ली, मतलब वो कानून के दायरे में तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी को डिटेन किया गया है तो कानून के दायरे में तो नहीं किया गया होगा, अनलॉफुल्ली। अगर कोई पर्सन अनलॉफुल्ली डिटेन कर लिया गया है तो आप क्या करेंगे? अब मान लो कोई पर्सन जो है, किसी को उठा लिया किसी ने, आप गए अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, उसने कहा, अरे चलो हटो, तुम्हारे जैसे 56 आते हैं यहाँ पे। आपने कहा, चाचा विधायक हैं हमारे, उन्होंने कहा ठीक है विधायक जी को बुला लाओ। नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज। तब आप क्या करोगे? तब आपको आना चाहिए हैबियस कॉर्पस का यूज, क्योंकि इसीलिए तो है ये। अरे भाई, किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे, सरकार सुनिए, हमारी पुलिस काम नहीं कर रही है, हमारे दोस्त को कोई उठा के ले गया है, उसको मंगवाइए। तब कोर्ट कहेगा, क्या कहेगा? टू ब्रिंग अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। कोर्ट आदेश करेगा पुलिस को, इनकी नहीं सुनी, हमारी सुनो, जाओ उसको लेके आओ अनलॉफुल्ली। पुलिस कहेगी, अरे सरकार लॉफुल्ली है। कोर्ट कहेगा, तुम मत बताओ भाई, हम जब तुम्हारा काम था तब तो तुमने किया नहीं, अब हम बताएंगे कि वो अनलॉफुल्ली है या फिर लॉफुल्ली है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल इसका जो है रेफरेंस के लिए मैंने आपको डाल दिया है, एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला का 1976 का जो केस है वो हैबियस कॉर्पस का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए,
अब हमारे संविधान को बनाने वाले जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। जाहिर सी बात है, कौन है संविधान के जनक, बताना जरा कमेंट करके। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि आने वाले समय में लोग जरूर कुछ खुरापात करेंगे, तो उन्होंने हर प्रोविजन का रिस्ट्रिक्शन भी साथ के साथ दिया। मतलब ये चीज कहां लागू होगी और कहां लागू नहीं होगी ये आपको पहले से ही बता के रखा गया। इसी तरह से हैबियस कॉर्पस के रिस्ट्रिक्शन क्या है वो समझ लीजिए। नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। जब देश में आपातकाल लगाया गया हो अनुच्छेद 352 के तहत, तो कोई व्यक्ति आके ये नहीं कहेगा कि सरकार हमारे एक दोस्त को, हमारे मिलने वाले को, हमारे परिवार के सदस्य को अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया है, मंगाइए नहीं। अरे भाई आपातकाल लगा है, इस समय नहीं बात होगी अनलॉफुली डिटेंशन की, आपातकाल के समय में इसका कोई यूज नहीं होगा। इसी तरह से कैन नॉट बी इशूड इफ द डिटेंशन इज लॉफुल एंड फॉलोज ड्यू प्रोसीजर। सिंपल सी बात है, अगर डिटेंशन लॉफुल है, कानून के दायरे में रह के अगर किसी को डिटेन किया गया है, हिरासत में रखा गया है, तो फिर हैबियस कॉर्पस का वहां पे कोई मतलब नहीं बनता है। इसी तरह से नॉट एप्लीकेबल इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी बीन रिलीज। अगर पर्सन रिलीज हो गया है, अब भले वो अनलॉफुली था, तो आप दूसरे तरह के केस कीजिए ना उस पे। अब रिलीज हो गया तो हैबियस कॉर्पस का तो नाम ही खत्म हो गया ना। जब तक वो डिटेंशन में था तब तक हैबियस कॉर्पस है, अब रिलीज हो गया तो आप भारतीय न्याय संहिता का उपयोग करो, पढ़ो कौन से उसकी धारा के तहत आप केस कर सकते हो जिसने डिटेंशन की थी उस पर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक रिट हैबियस कॉर्पस। इसके बाद नेक्स्ट जो रिट है वो है मैंडेमस। नाम इसका भी अजीब है लेकिन इसका मीनिंग है वी कमांड। हम निर्देश देते हैं। निर्देश किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो समझिए। क्या है इसका पर्पस? टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। अगर आपको लग रहा है कि ये पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो आप हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं। कोर्ट कहेगा रे भाई ठीक से काम करो, मतलब कोर्ट उनके कान पकड़ के कह रहा है ठीक से काम करना है, वरना हम आपको बताएंगे कि आपका ठीक काम क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको समझनी है, ये मैंडेमस के थ्रू किया जाता है। उसके बाद है इसके यूज कहां होते हैं। देखो, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जा रहा है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट डायरेक्शन देगा कि इस ड्यूटी को सही से किया जाए। ठीक है भाई, ये हमारा मैंडेमस का यूज है। उसके बाद समझो एग्जाम्पल एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का जो केस है वो मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं मैंडेमस के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ मैंडेमस की रिस्ट्रिक्शन क्या है वो समझ लो। अभी मैंने बताया कोई पब्लिक ऑफिशियल जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाएगा तब मैंडेमस को इशू किया जाता है हायर कोर्ट्स के द्वारा। नॉट अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या प्राइवेट कोई अथॉरिटी है उसके काम में आप नहीं जाएंगे कोर्ट के साथ। ये है जैसे मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको लगता है कि मेरा जो बॉस है वो सही काम नहीं कर रहा है, उसको अथॉरिटी नहीं है काम करने की, वो गलत तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आपके दिमाग में मैंडेमस का यूज करते हैं। आप सर ने बताया था, नहीं भाई ये सिर्फ पब्लिक बॉडीज के लिए है। अगर आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वहां आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट मेरी ठीक से काम नहीं कर रही, तब आप या आप किसी के थ्रू, एनजीओ के थ्रू जा सकते हैं। ठीक। नॉट एप्लीकेबल इफ द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। अब डिस्क्रिशनरी क्या होता है भाई? अपने विवेक के आधार पर कौन करते हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारी काम करते हैं। तो कोर्ट राज्यपाल को या राष्ट्रपति को नहीं बताएगा कि ये आपका काम नहीं है, आपने क्यों किया, ठीक से करो, नहीं। यानी कि मैंडेमस की जो रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पदाधिकारियों के खिलाफ जारी नहीं की जाती है। उसके अलावा कैन नॉट बी यूज्ड टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जाहिर सी बात है जब पब्लिक अथॉरिटीज की बात चल रही है तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के मामलों में भी मैंडेमस जारी नहीं की जाएगी। आ गया समझ में? कोई डाउट है अभी तक तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी डाउट है शेयर जरूर करो। जब आपने डाउट बताओगे तभी तो मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो कोई भी डाउट है तो आप बताइए प्लीज। नेक्स्ट जो रिट है हमारी वो है प्रोहिबिशन। नाम से ही पता लग रहा है ये तो कुछ नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है टू फॉरबिड, मना करना। यानी कि कोर्ट्स किसको मना कर रही हैं? अब समझो हमारे यहां क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, और कोर्ट किसी को मना कर रहा है। और साथ ही साथ संविधान में इंडियन डेमोक्रेसी की जो पिलर्स हैं कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। फर्स्ट इंस्टेंस में इनको एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने के लिए मना किया गया है। तो कोर्ट अगर मना करेगी तो कार्यपालिका को तो नहीं करेगी, विधायिका को तो नहीं करेगी, किसको करेगी? अपने नीचे के जो अंग हैं उनको करेगी, मतलब लोअर कोर्ट्स को करेगी। तो ये किसके अगेंस्ट इशू होगा?
ये इशू होगा भाई लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू होगा। आगे समझ में, या फिर किसी ट्रिब्यूनल के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोहिबिशन की रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। क्यों जारी की जाएगी? इशू टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन अ लोअर कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि कोई मामला जो लोअर कोर्ट में चल रहा है बट वहां पे नहीं चलना चाहिए, अगर मैं थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज यूज करूं कि ये छोटे कोर्ट्स के औकात के बाहर का मामला है, उनकी लिमिट के बाहर का मामला है, तो हायर कोर्ट्स कहेंगे ट्रांसफर दिस केस टू मी। ठीक है, ये आपके बस की बात नहीं है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल केस क्या है? ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1962 का केस, इसके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पे आपको दिया है। अब इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है? देखो, मैंने अभी बताया आपको कि इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है उसी के पार्ट्स के अगेंस्ट ही जारी की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रोहिबिशन को जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल कहां पे? ओनली एप्लीकेबल है ये व्हेन द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज एक्टेड आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन, औकात से बाहर। अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल औकात से बाहर गया है तो प्रोहिबिशन का मामला बनता है। और अगर उसने पहले ही डिसीजन ले लिया है, भाई अब तक प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, मामला चल रहा है, तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ। वो कोर्ट जो है उस मामले को सुन रहा है जो उसको नहीं सुनना चाहिए था। जैसे आपका किसी सरकार के खिलाफ मामला है तो वो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सुनने लग जाए तो आप जा सकते हो कि सर ये इनकी रेंज से बाहर की बात थी, ये सुन रहे हैं, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहेगा ट्रांसफर दिस केस टू मी। आई बात समझ में? लेकिन अगर डिसीजन हो गया है तब उसका यूज प्रोहिबिशन का वहां पे नहीं होगा। फिर आप कहेंगे सर क्या होगा? सुनते रहिए, यही इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाई है। जब किसी ऐसे केस में डिसीजन हो जाए तब फ्रेम में आएगा कौन सी रेट? तब फ्रेम में आएगी सर्श्योरी, मतलब ये प्रोहिबिशन से आगे की बात है। कैसे? टू बी मोर फुल्ली इंफॉर्म्ड। ठीक है, और अच्छे से चीजों की जानकारी लेने के लिए। ये क्या कह रहा है? टू ट्रांसफर अ केस टू अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। भाई एक ऐसा कोर्ट जिसका डिसीजन हो चुका है, इसका रिव्यू अब हम करेंगे। पहले वाले में क्या था? जैसा है जिस स्टेज पर है, ट्रांसफर दिस टू मी। यहां केस का डिसीजन हो चुका है, अब हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखो, इशू टू क्वेश एन ऑर्डर। ऑर्डर कब आएगा? जब डिसीजन हो चुका है, और डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट या फिर किसी लोअर कोर्ट का डिसीजन है या किसी कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हम देखेंगे। आई बात समझ में? ये प्रोहिबिशन से आगे की बात है। एग्जांपल केस कौन सा है? सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय, बहुत फेमस केस है, 2003 का, आप इसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब इसकी भी रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? जाहिर सी बात, प्रोहिबिशन में मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। कहां एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वैशी जुडिशियल बॉडीज के लिए अवेलेबल है। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। ये मैं आपको बता ही रहा हूं, अगर सरकार का कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट ये जारी बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। कोई डाउट हो अभी मुझे बता देना। ठीक है, आप कमेंट कर देना, आपका कोई भी डाउट हो तो रिट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है भाई। और कहां एप्लीकेबल नहीं है? इफ नो एरर ऑफ जुरिडिक्शन। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप रिट लेके गए और कोर्ट को लगा अरे भाई ठीक तो है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे आप पे फाइन लग सकता है, ध्यान रखना है इस बात का। इसलिए अगर कोई भी एरर नहीं है जुरिडिक्शन में तो इसका सर्श्योरी का मामला वहां पे नहीं बनेगा। अगर नेचुरल जस्टिस के डॉक्ट्रिन का, सिद्धांत का वहां पे वायलेशन नहीं हुआ है तो भी इसमें कोई केस सर्श्योरी का नहीं बनता है। अब आती है हमारी लास्ट रिट जिसका नाम है क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब क्या होता है? व्हाई, व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया? कोर्ट पूछ रहा है किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया। तो कोर्ट ऐसा क्यों पूछेगा? पहले समझिए। टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। मतलब कोर्ट कह रहा है जब तुम्हें इस ऑफिस को बियर करने की, मतलब इस ऑफिस में बैठने की पावर ही नहीं है तो आपने एक ऑर्डर, ये डिसीजन क्यों लिया? ठीक है, क्या है इसका यूज? इशू टू रिमूव अ पर्सन्स अनलॉफुली होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ गया, जाके उसको क्लेम कर रहा है, तो उसको वहां से हटाने के लिए क्यों वारंटो का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल केस है इसका एन कन्नड़सन वर्सेस अजय खोसे, 2009 का ये केस है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है वो समझिए।
ये किसी भी प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिस पे अप्लाई नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई, कोर्ट इशू करेगा तो पब्लिक ऑफिस के लिए करेगा ना। प्राइवेट ऑफिस का मामला है तो आप रीसेटलमेंट जो होता है, म्यूचुअल सेटलमेंट जो होता है, उसमें जाइए। ठीक, ओनली एप्लीकेबल इफ द ऑफिस इज इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक ऑफिस। वही बात है। ठीक है, अगर किसी ऑफिस को सरकार ने अपने किसी ऑर्डर के थ्रू बनाया है तो उसी तरह के मामलों में क्यू वारंटो का यूज हो सकता है। कैन नॉट बी इशूड इफ द चैलेंज इज नॉट बेस्ड ऑन अ क्लियर वायोलेशन ऑफ लॉ। जाहिर सी बात है, अगर संविधान के अंदर दी हुई किसी रिट का आप यूज कर रहे हैं तो लॉ का वायोलेशन तो होना चाहिए। अगर वायोलेशन ही नहीं हुआ है तो रिट क्यों अप्लाई करेंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अब आप समझो, ये तो था हमारे सारे 5 के 5 रिट्स। अब यहां पे मैंने आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए इनका कंपैरिजन किया है। क्या है? हैबियस कॉर्पस। ध्यान से समझना इस बात को, जो अभी तक आपने सुना और जो आप सुनेंगे उन दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस होगी। हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस में क्या डिफरेंस है? हैबियस कॉर्पस जो है वो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और मैंडेमस से हम किसी की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे थे, उसकी ड्यूटी याद दिला रहे थे उसको। ठीक है, वी कमांड, ये करो आप, हम ऐसा निर्देश देते हैं। ठीक है, और प्रोहिबिशन और सर्श्योरी में क्या डिफरेंस है? प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव थी, प्रोसीडिंग चल रही थी, कोर्ट कह रहा था ऐसे कैसे भेज दो, आगे हम देखेंगे, मतलब कोई भी गलत डिसीजन से रोका जा रहा था। और सर्श्योरी में क्या हो रहा है? गलत डिसीजन हो चुका है, लोअर कोर्ट्स ने डिसीजन ले लिया है, लोअर कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया है, उसके ऑर्डर को क्वेश्चन करेगा कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसके ऑर्डर को करेक्ट करेगा। ये करेक्टिव है, वो प्रिवेंटिव थी। क्यू वारंटो में क्या होता है? क्यू वारंटो में पब्लिक ऑफिस की जो लीगैलिटी है उसको चेक किया जाता है, उसके क्लेम को चैलेंज किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये था आपका 5 रिट्स का ओवरव्यू। समझ में आया कि नहीं बताओ? इस एक स्लाइड से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्लाइड आपके बहुत काम की है। 5 रिट को समझने में ये स्लाइड आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड होने वाली है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है सिग्निफिकेंस क्या है इसका यूपीएससी या और दूसरे एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। पानी भी जरूरी है यार, बिना पानी के काम नहीं चलेगा। देखो, पॉलिटी के सिलेबस को तो कवर कर ही रही है, फंडामेंटल राइट्स को ये कवर कर रही है, साथ ही साथ जो जुडिशली है हमारी जुडिशरी को भी ये कवर कर रही है। भाई कौन इशू करता है रिट्स? जाहिर सी बात है हायर कोर्ट्स इशू करेंगे। अब ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ये आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। जो मैंने रेफरेंस केस दिए थे वो आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आंसर राइटिंग में काम आएगी। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा केस है रिसेंट का जिसमें किसी रिट का यूज करके कोई मार्केबल डिसीजन आया है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो फाइनल थॉट क्या है? फाइनल थॉट है कि इंपॉर्टेंस है रिट्स की, किस चीज में है? डेमोक्रेसी और जस्टिस की इंपॉर्टेंस को अपहोल्ड करने के लिए। भाई लोकतंत्र और न्याय का जो सिद्धांत है उसको बनाए रखने के लिए रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे संविधान का। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो मैंने कहां से इंफॉर्मेशन ली, आप डीडी वासु में जा सकते हैं या फिर एम लक्ष्मीकांत तो है ही हमारे पास, और जो लैंडमार्क केसेस हैं वहां से भी कुछ केस मैंने इस वीडियो में रखे हैं, आप भी उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1 to 10 इस वीडियो को आप क्या रेटिंग्स देंगे? प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। आप जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। डजंट मैटर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप 1 देना चाह रहे हैं, 10 देना चाह रहे हैं, बट प्लीज डू कमेंट। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। इसी के साथ साथ देखते हैं क्या है हमारे पास। इसी के साथ साथ है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, इस पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। और लास्ट में आपके लिए है एक प्यारा सा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। थैंक यू वेरी मच।